हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जो इसके पिछले वीडियो में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे और उसमें जो हम आप लोगों को पुष्प की संरचना के बारे में बता चुके थे कि पुष्प की संरचना कैसे होती है। ठीक, पुष्पी पादपों में यानी आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों के बारे में हम बता चुके हैं। आवृतबीजी पौधे, अनावृतबीजी पौधे यानी जिसमें जो है फूल, फल, पत्तियाँ, ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं, जड़, तना, उसको जो है आवृतबीजी पौधे कहते हैं। तो आवृतबीजी पादपों में पुष्प जो है क्या होता है, लैंगिक जनन अंग होता है। आवृतबीजी पादपों में क्या होता है, पुष्प ही लैंगिक जनन होता है। और पुष्प की संरचना के बारे में हम बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। ठीक, वहाँ पर जो है आप लोगों को हम बताए थे कि पुष्प की संरचना मुख्य रूप से 4 चक्रों में विभाजित किया गया है। पुष्प की संरचना को कितने चक्रों में विभाजित किया गया है, तो 4 चक्रों में विभाजित किया गया है। पहला जो है बाह्य दल पुंज, उसके बाद दल पुंज, उसके बाद पुमंग और जयांग। ये जो है 4 चक्र हैं। पुष्प के जो है कितने चक्र हैं, 4 चक्र हैं। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। जो बाह्य दल पुंज और दल पुंज होता है, यह पुष्प का जो है क्या होता है, बाहरी भाग होता है। और ये जो है पुष्प को भोजन प्रदान करने में सहायता करता है। क्या करता है, भोजन प्रदान करने में सहायता करता है। ये सारी चीज़ें हम बताएं अभी, देखिए। ठीक, तो ये बाह्य दल पुंज क्या करता है, पुष्प को भोजन प्रदान करता है। और आंतरिक जो पुमंग और जयांग होता है, ये 2 चक्र होते हैं, उनके जनन में जो है सहायता प्रदान करते हैं, जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। देखिए, जैसे ये जो है पुष्प की संरचना था, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। इसमें ये पुष्प की संरचना के बारे में आपको हम बताएं। जैसे देख लीजिए, ये जो है जयांग है, ये भाग क्या है इसका, जयांग है। ये वाला भाग जो हरा कलर का होता है, ये बाह्य दल है। जो ये जो है कलर वाला होता है, ठीक, लाल होता है, उसके बाद पीला होता है, फिर उसके बाद जो है वाइट होता है। ये सारी चीज़ें जो है क्या है, दल पुंज होते हैं। और ये भाग जो हम बताए थे आपको, पुमंग बताए थे, यही जो है पुष्प का क्या है, नर भाग है। ये क्या है, नर भाग है। और ये जो जयांग है, ये पुष्प का मादा भाग है। क्या है, मादा भाग है। तो ये सारी संरचनाएं हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और बहुत बारीकी से पढ़े हैं, प्रैक्टिकल के साथ। उसमें जो हम आपको पुष्प का प्रैक्टिकल भी करवाएं, पुष्प को दिखाकर आप लोगों को बताएं। ठीक, यदि नहीं आप देखें तो उसे देखेंगे। देख लीजिए, तो आपका जो है बाह्य दल और दल पुंज, ठीक, बाह्य दल और दल पुंज, ये दोनों जो है पुष्प के लिए क्या करते हैं, मतलब सुरक्षा का और काम करते हैं। ये दल पुंज जो होता है इसको सुरक्षा प्रदान करता है और बाह्य दल जो होता है इसको भोजन प्रदान करता है। पुमंग और जयांग आपस में जो है जनन की क्रिया करते हैं। पुमंग और जयांग क्या करते हैं, आपस में जनन की क्रिया करते हैं। ठीक, देखिए, इसमें सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि जो है पुमंग क्या है। ठीक, पुमंग की संरचना को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुमंग की संरचना। हमारी नेक्स्ट टॉपिक भी जो है क्या है, पुमंग है, यानी पुंकेसर। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी व परागकण। हमारी टॉपिक क्या है अगली, पुष्प की संरचना के बाद जो है आपकी टॉपिक है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी व परागकण। ठीक, देखिए, तो इसी के भाग को पुमंग, इस पुमंग को उठाते हैं। ठीक, पुमंग जो है किससे मिलकर बना होता है, तो पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। अधिक से अधिक पुंकेसर जब रहता है, ठीक, जब अधिक से अधिक नर भाग रहता है तो उसी को समूह को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। यदि उसमें से एक भाग ले लिया जाए, पुमंग का एक भाग, इकाई भाग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो देखिए, यह जो एक पुंकेसर है, जैसे इसमें से एक भाग मैंने ले लिया, यहाँ भी ये है। ठीक, बहुत होते हैं। ठीक, ये जो बहुत होते हैं, ये नहीं है कि काउंटिंग में होते हैं, 1 या 2 होते हैं, नहीं, ये बहुत संख्या में होते हैं किसी किसी पुष्प में, और किसी किसी पुष्प में 1-2 होते हैं। ठीक, लेकिन जो अधिक से अधिक जनसंख्या में होते हैं। तो एक भाग को जब हम लेते हैं, ठीक, तो एक भाग को पुंकेसर कहते हैं। अब ये पुष्प का पुंकेसर जो भाग है, ये किससे किससे मिलकर बना होता है, इसमें क्या इसकी संरचना होती है, इसकी क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो ये पुमंग का एक भाग लिए हैं जिसको हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे, पुंकेसर। क्लियर। अब ये पुंकेसर जो होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से। पहला भाग देखिए, ये जो किनारे वाला ये भाग है, ठीक,
जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये एक वृंत है और ये वृंत को हम क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। ठीक, पुंकेसर में इस वृंत को क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं, यानी फिलामेंट कहते हैं। क्लियर। और ये पूरे भाग को एंथर यानी परागकोश बोलते हैं। पूरे भाग को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और ये परागकोश और पुतंतु ये दोनों आपस में जो है योजी यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, योजी ऊतक यानी योजी से जुड़े होते हैं। ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है ना, इसको हम योजी कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे इसे, योजी कहेंगे। तो पुमंग का इकाई भाग क्या कहलाता है, पुंकेसर। बात समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। पुमंग का इकाई भाग, ये पुमंग जो है अधिक से अधिक जब पुंकेसर एक साथ रहते हैं तो उसे पुमंग कहते हैं। लेकिन जब एक पुमंग को लेंगे, पुमंग के एक भाग को, तो उसे हम पुंकेसर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। और यह पुंकेसर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना है, तो पुतंतु यानी फिलामेंट, फिर उसके बाद योजी और एंथर यानी परागकोश। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है पुंकेसर। ये क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। ये जनन क्रिया में भाग लेता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो है ये क्या है, परागकोश है। परागकोश को हम लोग पढ़ते हैं, परागकोश के बारे में। देखिए परागकोश का जो है एक ये भाग दिख रहा है, एक ये भाग दिख रहा है। ठीक, तो परागकोश की 2 पालियाँ होती हैं। परागकोश की कितनी पालियाँ होती हैं, 2 पालियाँ होती हैं। यानी उसको हम कह सकते हैं कि परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। परागकोश कितने पालियों में बटा होता है, 2 पालियों में बटा होता है। ठीक, देख लीजिए, एक भाग इधर और एक भाग इधर, ये 2 पालियाँ हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, परागकोशक कहते हैं। इसी 2 पालियों को, परागकोश की 2 पालियाँ होती हैं, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, पालियाँ। ये 2 पालियाँ होती हैं। इनकी कितनी पालियाँ होती हैं, तो 2 पालियाँ होती हैं। इन्हीं दोनों पालियों को हम बोलते हैं परागकोशक। क्या बोलते हैं, परागकोशक। ठीक, इसे जो है परागकोशक कहते हैं। समझ रहे हैं। इसकी जो है परागकोश की 2 पालियाँ होती हैं, जिन्हें जो हम क्या कहते हैं, परागकोशक कहते हैं। इस प्रत्येक पाली में, ठीक, प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक, प्रत्येक पाली में यानी एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं। ये चैम्बर हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ये इसी का भाग है। इसी भाग को जब हम काट दें, ये ऊपर का भाग हटा दें, तो ये संरचना दिखेगी। ठीक, और इसकी संरचना को और ओपन कर दें, खोल दें, तो ये संरचना बनेगी। ठीक, ये क्या है, ये सब परागकोश का है। परागकोश का जो है अनुप्रस्थ काट की ये संरचना है। जानिए, ये परागकोश है पूरा। परागकोश की जो है 2 पालियों से मिलकर बना होता है परागकोश। प्रत्येक, जिसे जो हम क्या कहते हैं, परागकोशक कहते हैं। ये पालियाँ हैं, एक पाली ये हो गया, एक पाली ये हो गया। ठीक, अच्छा, यहाँ ये बातें नहीं यदि आपको समझ में आ रही है तो इसको जो हम समझ लेंगे ऐसे। देख लीजिए, ये कैसी इसकी संरचना होती है। जब इसको काटें, ऊपर से ये भाग हटा दें, तो इसकी संरचना कैसी बनेगी, इसकी संरचना ऐसी बनती है। देखिए, एक पूरी संरचना ये है, या तो आप ऐसे डिवाइड इसे कर लें। ठीक, ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा। ठीक, या तो फिर इसे आप ऐसे डिवाइड कर दें। ठीक, तो एक भाग ये या और एक भाग ये, तो एक पाली ये हो गया और एक पाली ये हो गया। यही है ये। इसी को जब हम देखेंगे, जब यहाँ से काट कर और ऊपर 3D के द्वारा देखेंगे, ठीक, या फिर जो है उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे, ऐसे नग्न आँखों से तो ये देखा नहीं जाएगा। ठीक, तो जब इसे देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। इसकी पूरी संरचना कैसे दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। ठीक, तो ये 2 पालियाँ होती हैं। परागकोश की जो है कितनी पालियाँ होती हैं, 2। ये और ये एक है, एक पाली है जिसे परागकोशक कहते हैं, और एक पाली ये है। ठीक, इस तरह से 2 पालियाँ हो गए परागकोश के। और प्रत्येक परागकोशक में यानी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं।
2 चैम्बर होते हैं। कोष्ठक का मतलब चैम्बर। प्रत्येक पाली में देखिए, एक ये पाली है तो इसमें एक कोष्ठक होगा और इसमें एक कोष्ठक होगा, और इसमें एक कोष्ठक होगा, इसमें एक कोष्ठक होगा। ठीक, तो एक पाली में 2 कोष्ठक हो गए, तो 2 पाली है तो इसमें भी 2 कोष्ठक हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पराग कोश में कितने कोष्ठक हो गए? 4 हो गए, क्योंकि 2 पालियां हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक हैं, तो 2 पाली में कितने कोष्ठक हो जाएंगे? 4 कोष्ठक हो जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, इसको और विस्तार से हम बता रहे हैं इस पर, देखिए पहले, लेकिन समझिए। ये जो है एक पाली हो गया और एक पाली में 2 कोष्ठक हो गए, फिर उसके बाद जो ये एक पाली हो गया, इस पाली में जो है ये 2 कोष्ठक हो गए। इसी को जो है और डीपली से पढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको बताएंगे अभी ये क्या है। ठीक, इसी का भाग है, लेकिन पहले इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, जब इसके जो है बाहरी परत है, इनके सब ये जो है बाहरी परत है, ये नहीं है कि नहीं ये जो है इसी तरह से ऑटोमेटिक सिर्फ एक है ये परत, इसकी एक परत नहीं है। इसी के जो है जब ऐसे ऊपर से 3D में देखेंगे हम, तो ये ऊपरी सिरा जो है इस तरह से दिखाई देगा। ठीक, तो देख लीजिए, इसकी बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। इसकी ये बाहरी परत है ना, इसकी जो है देखिए यहाँ पर ये सारी जो है बाह्य परत है, और इस बाह्य परत को हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। समझने का प्रयास करेंगे, कुछ है नहीं, बस इतना ही है, इसको आप समझ लें। ये सारी क्रियाएं जो है क्या है, आपको हम पुष्प की संरचना बता चुके हैं, और पुष्प की संरचना से पहले भी हम आपको क्या टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताएं। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेगा इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। यदि आप इसे समझ लें, बाबू मैं बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, समझने का प्रयास करिए, बस आप जान लीजिए, ये ऑटोमेटिक आप जो एक बार 2 बार पढ़ेंगे अपने मुँह जबानी बताने लगेंगे कि पुष्प की संरचना कैसी होती है और पुष्प में जो है जनन की क्रिया कैसे होती है। ठीक, तो जान लीजिए इसे। इसकी बाह्य परत होती है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा। ठीक, और इसके अंदर की संरचना देखिए, ये बीच वाली संरचना, इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं इसे? एंडोथीसियम। ठीक, और इसके और आंतरिक भाग को, ये वाले भाग, इस वाले भाग को हम बोलते हैं मध्य परत। ये तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं? मध्य परत, यानी मिडल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। और ये जो बीच में ये कोष्ठक है जो, ठीक, कोष्ठक, इस कोष्ठक को हम बोलते हैं टेपिटम। जो ये बातें हम बताए ना, ये कोष्ठक, इसी कोष्ठक को हम बोलते हैं टेपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछ देगा कि टेपिटम क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक, टेपिटम के मुख्य कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप समझिए यहाँ पर, यानी इसके बाह्य भाग को क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। उसके आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। उसके आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे? मध्य परत, यानी मिडल लेयर। और उसके आंतरिक भाग को हम बोलते हैं टेपिटम। ठीक, अब इस टेपिटम की संरचना इसमें देखेंगे। ठीक, इस टेपिटम की संरचना को इसमें देखेंगे, इस भाग में। ठीक, ये जो है टेपिटम को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी या परागधानी। टेपिटम को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी या फिर परागधानी। यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा कि लघु बीजाणुधानी के अनुप्रस्थ काट की संरचना का निर्माण कराइए या फिर करिए। ठीक, प्रश्न यहाँ से पूछेगा लघु बीजाणुधानी की संरचना का अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाइए। ठीक, तो यही है आपका लघु बीजाणुधानी। क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप परागकोश को पढ़ेंगे। परागकोश की में जो है 2 पालियाँ होती हैं। ठीक, प्रत्येक पाली में जो है 2 कोष्ठक होते हैं, और इस तरह से जो है परागकोश में जो है कितने कोष्ठक हो जाते हैं? 4 कोष्ठक। ठीक, ये 4 कोष्ठक, इन्हीं 4 कोष्ठकों को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी या परागधानी। ठीक, ये लघु बीजाणुधानी या परागधानी जो होता है बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? बहुकोशिकीय एवं बहुकेंद्रकीय होता है। इसमें बहुत कोशिकाएं होती हैं। ये जो है हम देखिए बनाए इसमें, ये सभी जो है बहुत कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी बहुत कोशिकाएं होती हैं।
इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं मातृकोशिका। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर दिखाया गया है मातृकोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, ये जो अंतर की जो ये टेपिटम की जो है आंतरिक संरचना है, ठीक, ये बहुकोशिकीय होती है। क्या होती है? बहुकोशिकीय। अब ये कोशिका जो है द्रव्य होती है। कैसा होती है? द्रव्य होती है, यानी उसमें जो है हल्का फुल्का द्रव, एक द्रव भरा रहता है, द्रव के समान होता है। ठीक, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक, तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे? मातृकोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यह माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है कि विघटित हो जाता है, ये परिपक्व हो जाता है, यानी विकास होता है पौधे का धीरे धीरे। तो इस परागकोश का भी विकास होता है। तो धीरे धीरे ये परागकोश विकसित होकर इसका जो ये आंतरिक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक, इसका जो विघटन हो जाता है। ये विघटित होकर परागकण की संरचना का निर्माण करता है। क्या करता है? परागकण का निर्माण करता है। देखिए फिर से एक बार समझेंगे। पहले बाह्य परत को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, आंतरिक परत को एंडोथीसियम, उसके आंतरिक परत को मध्य परत, उसके आंतरिक परत को हम बोलते हैं टेपिटम। यही टेपिटम क्या कहलाता है? लघु बीजाणुधानी या फिर परागधानी। ठीक, पोलन सैक कहलाता है। और ये पोलन सैक के आंतरिक संरचना को हम बोलते हैं मातृकोशिका, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल विघटित होकर, विभाजित होकर क्या करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजित होकर क्या करता है? तो ये परागकण का निर्माण करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजित होकर क्या करता है? परागकण के निर्माण करता है। ठीक, यहाँ पर ये बातें समझ में आ गया? परागकण, कोई दिक्कत? ठीक, देखिए यहाँ ये करते सब क्या है, इनके काम क्या है? बाह्य त्वचा और एंडोथीसियम और मध्य परत, ये तीनों जो होते हैं परागकोश में परागकण के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं एवं भोजन प्रदान करते हैं। भोजन मुख्य रूप से कौन प्रदान करता है? तो टेपिटम। टेपिटम क्या करता होता है? ये द्रव्य होता है, यानी इसमें जो है कशाभ भरा होता है, द्रव भरा होता है। और ये जो है परागकण के विकास में और उसे भोजन देने में सहायता करता है। क्या करता है टेपिटम? परागकण को भोजन एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। समझ रहे हैं? यही टेपिटम जो होता है परागकण के लिए बाह्य आवरण बनाता है। अब अभी हम बताएंगे आपको परागकण की संरचना, परागकण का पूरा फैक्टर बताएंगे हम। परागकण क्या होता है? जैसे परागकण ये आपको छोटे छोटे इसमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये परागकण जो है इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी क्या विशेषता होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसको हम बताएंगे फैक्टर कर कर, अभी एक एक बातें बताएंगे, लेकिन बस यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। देखिए फिर से समझिए क्या है ये पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी व परागकण। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हैं तो मैं आपको पुष्प की संरचना में बता चुके हैं। ठीक, कि पुष्प की संरचना जो है 4 चक्रों में विभाजित है। ठीक, कौन कौन से? बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ठीक, बाह्यदल दलपुंज जो है इसे जो है भोजन प्रदान करता है। पुमंग और जयांग जो है क्या करता है? जनन की क्रिया में भाग लेता है। ठीक, अब ये जो है पुमंग जो है इसका क्या होता है? नर भाग होता है पुष्प का, और जयांग जो है मादा भाग होता है। हम बताएंगे अभी जो है परागकण की संरचना। ठीक, अब ये पुंकेसर, पुमंग का एक भाग, इकाई भाग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर जो है पुतंत्र यानी फिलामेंट, योजी यानी कनेक्टिव और एंथर यानी परागकोश से मिलकर बना होता है। 3 चीज़ों से। परागकोश में 2 पालियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली में परागकोश में 2 पालियाँ पाई जाती हैं जिन्हें परागकोशक कहते हैं। परागकोश की 2 पालियों को क्या कहा जाता है? परागकोशक कहा जाता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी चैम्बर पाए जाते हैं, जिसको चैम्बर बोलते हैं अंग्रेजी में। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं
और इस तरह से पूरे परागकोश में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक, अब इन चैम्बरों के क्या कार्य है, तो देखिए इसके बाह्य परत को यानी परागकोश के बाह्य परत को बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस। आंतरिक त्वचा को एंडोथीसियम बोलते हैं, उसके आंतरिक त्वचा को मध्य परत कहते हैं, उसके आंतरिक भाग को टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। अब ये परागकण का निर्माण कैसे होता है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी मातृकोशिका के विभाजन द्वारा, मातृकोशिका का अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन समझ रहे हैं ना। अर्धसूत्रीय विभाजन का मतलब 2 के गुणज के रूप में। ठीक, 2 में विभाजित होगा, फिर 4 में विभाजित होगा, फिर उसके बाद जो है 8 में विभाजित होगा, फिर उसके बाद जो है 16 में विभाजित होगा। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से विभाजन होता है। ठीक, समसूत्रीय विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है जानिए। तो ये चीज़ें आपको इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट कर कर। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं परागकण की संरचना। क्या पढ़ते हैं, परागकण की संरचना। इसमें जो है आप लोग कुछ नोट करेंगे परागकण की संरचना से पहले, जो इसका नोट आप कर लीजिए। 8-10 जो है इसके पॉइंट हैं, उसको जो है आप नोट करेंगे। आवृतबीजी पादपों में पुष्प का नर जननांग पुमंग होता है। ठीक, ये बातें हम आपको बताए हैं, अभी बताएं कि आवृतबीजी पादपों में पुष्प का नर भाग क्या होता है, पुमंग होता है, या पुष्प का नर जननांग पुमंग होता है। ठीक, समझ रहे हैं। अब देख लीजिए दूसरा, पुमंग का निर्माण पुंकेसरों से मिलकर होता है। दूसरा आप जो है टॉपिक लिखेंगे क्या, पुमंग का निर्माण, यानी जो है जो ये पुमंग है, ठीक, पुमंग का निर्माण किससे होता है, तो पुंकेसरों से मिलकर होता है। मैं बताया हूँ आपको, पुमंग का निर्माण पुंकेसरों से मिलकर होता है। अगला नंबर है, प्रत्येक पुंकेसर परागकोश योजी तथा पुतंतु से मिलकर बना होता है। अभी फिगर में हम आपको बताए थे, ठीक, कि जो है पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है, परागकोश, पुतंतु और योजी से, यानी 3 भागों से मिलकर क्या बना होता है, पुंकेसर बना होता है। पुमंग का इकाई भाग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। ये पुमंग जो है यानी पुंकेसर क्या है, तो पुमंग का इकाई भाग। पुमंग जो है अधिक से अधिक पुंकेसरों के समूह को बोलते हैं, लेकिन सिर्फ जब एक भाग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक, तो अगला नोट अब क्या लिखेंगे, प्रत्येक पुंकेसर परागकोश योजी तथा पुतंतु से मिलकर बना होता है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अगला नंबर है, परागकोश में सामान्यतः 2 पालियां पाई जाती हैं जिन्हें परागकोशक कहते हैं। अभी मैं बताया हूँ, जैसे ये परागकोश है, परागकोश की एक ये पाली और एक ये पाली, तो 2 पालियाँ पाई जाती हैं। इसको जो है इस तरह 20 में से डिवाइड करें तो एक पाली ये हो जाएगा और एक पाली ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डैश 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 डैश। इसमें से जो हम देखिए ये एक भाग ये और एक भाग ये, तो परागकोश में कितनी पालियाँ पाई जाती हैं, तो 2 पालियाँ पाई जाती हैं। नोट करिए, परागकोश में सामान्यतः 2 पालियाँ पाई जाती हैं जिन्हें परागकोशक कहते हैं। ठीक, ये पाली को जो हम क्या कहते हैं, एक पाली को परागकोशक, दूसरे पाली को भी परागकोशक, यानी दोनों पालियों को हम क्या बोलते हैं, परागकोशक कहते हैं। अगला नंबर, प्रत्येक परागकोशक में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। बताया हूँ आप लोगों को, देख लीजिए यहाँ पर एक पाली ये है और एक पाली ये, या फिर एक परागकोश ये, एक परागकोश ये। प्रत्येक परागकोश में अब इसमें जो 2 कोष्ठक पाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो एक परागकोश में 2 कोष्ठक पाया जाता है और इस परागकोश में भी 2 कोष्ठक है। ठीक, तो लिखेंगे आप, प्रत्येक परागकोश में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक, जिन्हें लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। देख लीजिए इन्हीं कोष्ठकों को, देखिए एक और एक ये पराग कोशक है यानी पालियां हैं, और इसमें जो ये कोष्ठक है, इन्हीं कोष्ठकों को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी या फिर परागधानी। ठीक, क्लियर। तो प्रत्येक परागकोशक में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं जिन्हें लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो अगला नंबर है,
इस प्रकार एक पराग कोश में 4 परागधानियाँ पाई जाती हैं। ठीक, 4 परागधानियाँ पाई जाती हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब अगला देख लीजिए, प्रत्येक परागपाली या पराग कोशक में, परागपाली, एक पाली है, 2 पाली, यानी 2 पालियाँ हैं। ठीक, या फिर जो इसी को हम पूरे को क्या बोलेंगे, पराग कोशक बोलेंगे। ठीक, या पराग कोशक का निर्माण 4 कोशिकाओं से होता है। ये चीज़ें अब यहाँ पर देंगे। इसी भाग को काट कर यहाँ पर दिखाया गया है। इसी को क्या किया गया है, सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखेंगे तो इस तरह से इसके भाग को दिखाया गया है। ठीक, क्या कह रहा है पहले इसे आप नोट करिए। प्रत्येक परागपाली का निर्माण 4 कोशिकाओं से होता है, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। यानी जो है ये पराग कोश की जो संरचना है कितने कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है। बाहरी त्वचा को क्या कहते हैं, बाहरी परत की, इसके बाहरी परत को हम बोलते हैं बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। उसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। उसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मध्य परत। और उसके आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। उसके आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। तो इस तरह से जो है प्रत्येक परागपाली या पराग कोशक का निर्माण 4 कोशिकाओं से होता है, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। इन 4 भागों से निर्माण होता है इस पराग कोश का। इसकी सतह जो बनी होती है किससे, 4 भागों से। तो इतना आप नोट करिए, इसके आगे और हम बताएं। ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है इसका, ठीक, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम व मध्य परत तीनों मिलकर सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। ठीक, मैं आपको बताया हूँ कि ये पराग कोशक जो होता है यानी ये कितने परतों से मिलकर बना होता है, कितनी कोशिकाओं से, 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बाह्य त्वचा है, ठीक, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके बाद जो मिडल लेयर और टेपिटम, यानी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम एवं मध्य परत ये तीनों कोशिकाएं मिलकर इसको जो है क्या करते हैं, आवरण बनाते हैं, सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। क्या करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। ठीक, तो आप जो है इसे नोट कर लीजिए, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम व मध्य परत तीनों मिलकर सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक क्या है, एंडोथीसियम पराग कोष्ठ के स्फुटन में सहायक होता है। अब ये जानिए पराग कोष्ठ के स्फुटन। स्फुटन मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, स्फुटन मतलब होता है जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है। ठीक, ये पराग कण निकलेगा कैसे, ये पराग कण कैसे निकलेगा, इसकी संरचना तो ऐसे होती है कि नहीं होती है, इसकी संरचना ऐसे होती है। ठीक, इसकी संरचना ऐसी होती है, 2 पालियों में ये बना होता है। तो ये इसके अंदर जो पराग कण बन रहे होते हैं ना, पराग कण जो इसके अंदर बने होते हैं। अब ये स्फुटन नहीं होगा, ये फटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। ठीक, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक जो है पराग कण बाहर आएंगे नहीं आएंगे, ना पराग कण बाहर आएंगे ना इनमें निषेचन की क्रिया होगी। आगे बताएंगे कि निषेचन की क्रिया क्या होती है। ठीक, तो यही जो है इसमें से जो इनकी ये कोशिकाएं टूटती हैं और यही पालियों के संपर्क से, यही पालियां हैं, यही पालियां जो है क्या होती हैं, टूटती हैं। ठीक, ये पालियां क्या होती हैं, टूटती हैं। कौन सा भाग जो है इसको जो स्फुटन का काम करता है, तो एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो होता है यहीं से जो है ये पाली को तोड़ देता है, इस पाली को तोड़ेगा और ये जो है परागकण बाहर निकलने लगेगा। जब ये परिपक्व हो जाता है तो एंडोथीसियम क्या करता है, इसके परत को यानी इस कोशिका को जो है तोड़ देता है। ठीक, तो स्फुटन में सहायक होता है कौन, एंडोथीसियम पराग कोष्ठ के स्फुटन में, यानी इस पराग कोष्ठ के जो है क्या है, स्फुटन में एंडोथीसियम सहायक होता है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। अगला नंबर देखेंगे, पराग कोष्ठ के सबसे आंतरिक भाग को टेपिटम कहते हैं। मैं बता चुका हूँ, ठीक, कि इस भाग को क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं, टेपिटम। यही भाग इसमें देखेंगे आप तो ये टेपिटम है, जिसे जो हम लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। और इसी में जो ये छोटे छोटे कण जो हैं इसे हम पराग कण कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, परागकण या लघु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु, परागकण या लघु बीजाणु बोलते हैं। यहाँ पर शब्द से देखिए, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी का मतलब लघु बीजाणुओं को धारण करने वाला। ये जो है आवरण जो है लघु बीजाणु है, यानी परागकणों को धारण किया हुआ है कि नहीं है, यानी परागधानी के अंतर्गत ही जो है क्या है, परागकण है। और परागकण को ही लघु बीजाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु। उसी को जो है परागकण या लघु बीजाणु के नाम से जानेंगे। और जिसमें ये जो है परागकण उपस्थित होता है, रहता है, उसे हम टेपिटम कहते हैं, या फिर जो है उसी को लघु बीजाणुधानी या फिर परागधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी या फिर परागधानी कहते हैं। तो देख लीजिए अगला नंबर, परागकोष्ठ के सबसे आंतरिक भाग को टेपिटम कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है पूरी कोशिकाएं हैं, 4 कोशिकाओं से ये मिलकर बना है परागकोश। तो ये बाहरी भाग को बाह्य त्वचा, उसके बाद आंतरिक भाग को एंडोथीसियम, मध्य परत, और आंतरिक भाग को, सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा गया है, टेपिटम। क्या कहा गया है, टेपिटम कहा गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक, अब अगला नंबर देखेंगे, परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं के अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। परागकण का निर्माण कैसे होता है, तो ये टेपिटम है, ये टेपिटम है, ठीक। और टेपिटम जो है कैसे बना होता है, टेपिटम जो है कोशाद्रव्य कोशिकाओं का बना होता है, ठीक। और इसकी जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मातृकोशिका बोलते हैं, मदर सेल। मातृकोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी के जो है आंतरिक भाग का जो है मदर सेल बोलते हैं। और यही जो है अर्धसूत्रीय विभाजित होगा। कैसे विभाजित होता है टेपिटम, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। मैं आपको बता चुका हूँ अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जो है परागकणों का निर्माण होता है, यानी लघु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण किससे होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन से। तो अगला नंबर आप क्या लिख लेंगे, परागकणों का निर्माण, या इसी पर जो है आप परागकणों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, लघु बीजाणु। लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं के अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु मातृकोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, जो मातृकोशिका यानी मदर सेल है उसको पूर्ण रूप से क्या बोलेंगे, तो लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु, ठीक, मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ रहे, ठीक। तो इसे आप लिख लीजिए, परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं के अर्धसूत्रीय विभाजन से होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये जो है आपका पूरा परागकोश है, और ये टेपिटम है। टेपिटम की जो है आंतरिक भाग, यानी टेपिटम को हम लघु बीजाणुधानी कहेंगे या फिर परागधानी कहेंगे। और इसके आंतरिक भाग में जो है ये लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है, ठीक, जो द्रव्य होती हैं, ठीक। क्या होती है, द्रव्य होती है, बहुकोशिकीय होती हैं। जो क्या है, द्रव्य एवं बहुकोशिकीय होते हैं। इन्हीं का जो है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और जिससे जो ये परागकण छोटे छोटे यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। परागकण को ही जो है लघु बीजाणु के नाम से जानेंगे। लघु बीजाणुधानी का मतलब परागकण को यानी लघु बीजाणुओं को धारण करने वाला, ठीक। और परागकण का मतलब लघु बीजाणु, ठीक। अगला नंबर देखेंगे, टेपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय तथा सघन कोशाद्रव्य वाली होती हैं। ये बातें हम अभी बताएं कि ये जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, आंतरिक कोशिकाएं, ये जो है कैसी होती है, बहुकेंद्रकीय होती है। कैसी होती है, बहुकेंद्रकीय तथा सघन कोशाद्रव्य। सघन, विरल और सघन होता है, दो बातें होती हैं, विरल और सघन। सघन का मतलब पूरा एक ही में एक जुड़ा हुआ, बहुत काफ़ी, जिसमें स्पेस कम हो, यानी एकदम बिल्कुल जो है उसमें कण भरे हो, ठीक। तो ये सघन, ठीक, सघन कोशाद्रव्य वाली होती है। समझ रहे हैं? टेपिटम कैसी होती है, ये जो है कैसी होती है, तो सघन। देखिए ये फिगर हम बनाए हैं, इस पर से भी आप जो है आकलन कर सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है क्या है, सघन, ठीक, कोशाद्रव्य वाली है। अगला टॉपिक लिखेंगे, टेपिटम का प्रमुख कार्य परागकणों को विकास के समय पोषण प्रदान करना होता है।
इस टेपिटम का क्या कार्य होता है भैया? तो इस टेपिटम का कार्य जब परागकोण विकसित होते हैं, ये परागकोश के साथ साथ जब परागकण क्या होते हैं? विकसित होते हैं, यानी लघु बीजाणु का विकास होता है। तो उसका विकास के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, तो विकास के समय जो है भोजन एवं ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो कौन देता है भोजन और ऊर्जा? तो टेपिटम देता है। इसकी जो ये आंतरिक यानी जो है परागकोश की सबसे आंतरिक भाग यानी आंतरिक कोशिका, सबसे आंतरिक कोशिका जो है परागकण को भोजन देती है। तो आप नोट कर लीजिए, टेपिटम का प्रमुख कार्य परागकणों को विकास के समय पोषण प्रदान करना होता है। ठीक, पोषण कहाँ से मिलेगा? जब भोजन और ऊर्जा मिलेगा तभी तो। ठीक, टेपिटम परागकणों के बाह्य चोल निर्माण में मदद करता है। देखिए, अब ये परागकण जो खुला नहीं होता है या फिर ये द्रव तो होता नहीं है, ठीक, या ठोस नहीं होता है, यह एक पदार्थ है भाई। परागकण जो है इसका जो एक पदार्थ है और ये इसको जो है आवरण बनाने का काम, यानी जैसे मान लीजिए कि ये जो एक कण है, तो कण जो है इसको आवरण यानी जो इसको घेरेगा कि नहीं घेरेगा? ठीक, तो इसकी बाहरी आवरण बनाने का काम कौन करता है? टेपिटम करता है। टेपिटम परागकणों के बाह्य चोल निर्माण में मदद करता है। जैसे आप बीज देखे होंगे, बीज के ऊपर जो बाहरी आवरण होती है, ठीक, जो बीज को क्या करता है? कवर कर रखता है। ठीक, तो वही बाह्य आवरण जैसे परागकण में परागकण के बाह्य आवरण को बनाने में कौन काम करता है? कौन सहायक होता है? तो टेपिटम, ठीक, जो है परागकोश की सबसे आंतरिक कोशिका। क्लियर? जिसे जो हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी या फिर परागधानी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इतना रहा इसके टॉपिक। ठीक, इसको जो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम आपको अब बताएंगे परागकण या लघु बीजाणु का संरचना। ठीक, ये जो है आपकी नेक्स्ट टॉपिक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर में एक एक बातों को समझेंगे, उसके बाद जो इसी तरह से नोट कर लेंगे उसकी जो है थ्योरी। ठीक, और कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे, चाहे आपको कंपटीशन में ये चीज़ें पूछे या फिर जो है बोर्ड में पूछे, आप एकदम बिल्कुल पोस्ट का पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। ठीक, क्लियर? कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए यहाँ से। ठीक है, इसे नोट करिए। देखिए, तो अगला टॉपिक जो है हम लोगों का लघु बीजाणु या परागकण की संरचना है। लघु बीजाणु या परागकण की संरचना है। जैसे अभी हम आप लोगों को पुंकेसर बताएं लघु बीजाणु या परागकण, तो उसके बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं। अब उसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है इसकी संरचना, कैसे ये होता है। तो ये परागकण कहाँ उपस्थित होता है? परागकोश में। अभी हम आपको बताए हैं ना, देखिए ये जो है आपका क्या है? परागकोश है। ये क्या है? आपका परागकोश है। ये जो परागकोश, ठीक, ये जो है परागकोश है पूरा। ये जो है परागकण इसमें उपस्थित है। ये जो है आपका पुतंतु है, ठीक, पुतंतु है, फिलामेंट, और उसके बाद जो है ये परागकोश है, और ये आपका योजी है। ये चीज़ें हम आपको बताएं, इसी में ये उपस्थित होता है परागकण। और ये परागकण ऐसे इसमें उपस्थित है, ऐसे लग रहा है कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन सॉफ्ट नहीं है। ठीक, इसकी संरचना कैसी है देखिए। ठीक, तो परागकण नर युग्मकोद्भी का प्राथमिक कोशिका होता है। परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भी, यानी जो है जनन में जो भाग लेता है मेल गैमेट। फीमेल गैमेट का क्या होता है? मादा युग्मकोद्भी, और नर का क्या होता है? नर युग्मकोद्भी। ठीक, यानी मेल गैमेट। जो मेल गैमेट बनाने वाला होता है वो प्राथमिक कोशिका क्या होता है? तो परागकण ही होता है। परागकण ही क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है। समझ में आ रही है बात? यानी जब तक मेल गैमेट, अब आपको हम इसके पिछले वीडियो में, आप जो है एकदम पहले वीडियो में यानी फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको हम बताएं कि मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है। ठीक, क्लियर? उसको आप देखेंगे तो वही जो है मेल गैमेट नर युग्मकोद्भी का बनाने के लिए, यानी मेल गैमेट बनाने का काम कौन करता है? परागकण करता है। समझ रहे हैं? परागकण करता है। अब परागकण, इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भी का प्राथमिक कोशिका कहा जाता है, प्रथम कोशिका कहा जाता है। ये नहीं रहता, परागकण नहीं रहता
तो आपका मेल गैमेट नहीं बनता, जनन की क्रिया नहीं होती, निषेचन नहीं होता। ठीक, बताएंगे सारी चीज़ें जो है आगे जो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे और इसी तरह से बताएंगे विस्तार से एकदम बिल्कुल आपको एकदम दिमाग में फिट कर देंगे, कभी भूलेगा नहीं। एक बार दो बार यदि वीडियो को देख लें मुँह ज़बानी याद हो जाएगा आपको, ऐसे आप बोलते रहेंगे। ठीक, लेकिन ध्यान देना है आपको। ठीक, देखिए तो परागकण की संरचना कैसी होती है, तो परागकण गोल अंडाकार इसकी संरचना होती है। कैसी होती है परागकण की संरचना, तो गोल एवं अंडाकार होती है। ठीक, इसमें जो है ये बहुफलकीय, इसमें बहुत ये फलक होते हैं। इस तरह से जो है ये देखिए यहाँ पर जैसे ये भी जो है आपका परागकण ही है, ये आपका परागकण की संरचना है। हम बताएंगे ये क्या है। ठीक, ये देखिए बहुफलकीय है, बहुफलक है इसमें। तो ये परागकण गोल अंडाकार एवं बहुफलकीय होता है। ठीक, परागकण की दो परत है, मुख्यतः इसकी दो परत है। कौन कौन सी, एक जो है देखिए ये बाह्य परत है और एक जो ये आंतरिक परत है, इसे बाह्य परत बोलते हैं। बाह्य परत को हम क्या बोलते हैं, तो बाह्य चोल के नाम से जानते हैं परागकण के बाह्य परत को। ये कैसा होता है, तो ये बहुत काफ़ी खुरदुरा एवं कठोर होता है। आपका जो है ये बाह्य परत, परागकण का बाह्य परत ये होता है कठोर एवं खुरदुरा होता है, खुरदुरा, ये खुरदुरा होता है। ठीक, कठोर एवं खुरदुरा, क्लियर। ये जो है बाह्य चोल, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो बाह्य चोल के परागकण के बाहरी आवरण को यदि सीधे सीधे समझना है आपको कि परागकण दो आवरणों से बना होता है या फिर ढका होता है। परागकण को जो है दो आवरण क्या किया गया होता है, कवर किया होता है। ठीक, तो बाहरी आवरण होता है उसे हम बाह्य चोल कहते हैं, एक्सिन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, एक्सिन। ठीक, इंग्लिश में यानी जो है हिंदी में बाह्य चोल और इंग्लिश में एक्सिन कहते हैं। ये कैसा होता है, तो कठोर एवं खुरदुरा होता है। कैसा होता है, कठोर एवं खुरदुरा होता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। ये बहुत काफ़ी कठोर एवं खुरदुरा होता है। इसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसी परत में जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे देखिए ये सब बता दिखा रहा है ना, ये सब छोटे छोटे छिद्र हैं। ठीक, ये छिद्र करते क्या हैं, इन छिद्रों को कहते क्या हैं, पहले तो ये जानिए। इन छिद्रों को कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं हम, जनन छिद्र। ठीक, जर्म पोर्स, क्या बोलते हैं, जर्म पोर, इसको हम जनन छिद्र कहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है इन छिद्रों का, तो यह जो है आपका पराग नलिका बनाते हैं। यही जनन छिद्र ये क्या करते हैं, पराग कण में, ठीक, जब ये परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं, यानी जो है कहाँ पहुँचते हैं, ओवरी के पास। ठीक है, यानी जयांग में। ठीक, जब जयांग में पहुँचते हैं तो ये परागकण पराग नलिका बनाते हैं। और ये नलिका कौन बनाता है, कहाँ से बनता है, तो ये छिद्रों के द्वारा, यानी ये छिद्रों से ही जो है निकलता है। पराग नलिका कहाँ से निकलता है, तो ये जनन छिद्र द्वारा निकलता है। ठीक, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसमें। ठीक, इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र ये पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जनन छिद्र आपको दिखा दिया गया है। ठीक, जर्म पोर्स, और यहीं से जो है पराग नलिका निकलता है। अभी हम बताएंगे ये पराग नलिका कब बनता है। ठीक, पहले जानिए। तो ये जो है बाह्य परत होता है, ये इसको जो हम बाह्य चोल बोलते हैं, यानी एक्सिन बोलते हैं। यह बहुत कठोर एवं खुरदुरा होता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो है ये किसका बना होता है, कठोर एवं खुरदुरा होता है। ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। परागकण की बाह्य परत, बाह्य चोल जो है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है, यह जो है हम आपको बता दें, स्पोरोपोलेनिन बहुत प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है। यह एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है।
स्पोरोपोलेनिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ। इसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। प्रतिरोधक का मतलब समझ रहे हैं? प्रतिरोधक का मतलब जिस पर जो है कार्बनिक पदार्थों के ना अम्ल, क्षार, ताप, पानी, ठीक, इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, इसको जो है गला नहीं देता है, यानी इसको गला नहीं सकता है, ठीक, इसको जो है नष्ट नहीं कर पाता है। ये इतना कठोर होता है स्पोरोपोलेनिन के कारण, बहुत काफ़ी ये जो है क्या होता है, कठोर होता है। तो एक ऐसा ये कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें जो है अम्ल, क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धूप का भी, ठीक, ताप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। इसीलिए जो है इस स्पोरोपोलेनिन के इस क्रिया के कारण, इस कार्य के कारण इस पराग कण को जो है जीवाश्म के रूप में रख दिया जाता है, ठीक। इसको जो है क्या किया जाता है, पराग कण को उसी तरह से जो है लैब में, लेबोरेटरी में जो उसी तरह सेव कर रख दिया जाता है दूसरे के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक। किसी दूसरे पौधों पर जो है इस पराग कण का क्या किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए, नई तकनीकी के द्वारा जो है नए बीज का निर्माण किया जाए, नए पौधे का विकास किया जाए। इसको जो है क्या किया जाता है, जीवाश्म के रूप में भी रख दिया जाता है। समझ रहे हैं, ठीक। तो ये जो है बाह्यचोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, इस पर ना अम्ल, क्षार एवं जो है ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। यह जो है बिल्कुल सेफ रखता है किसको, पराग कण को। क्लियर? तो ये आपका जो है बाह्य परत समझ में आ गया। अब इसके जो है आंतरिक परत के बारे में जानते हैं। आंतरिक परत इसका जो होता है बहुत कोमल होता है, एकदम पतला एवं कोमल होता है। इसकी आंतरिक परत क्या होती है, बहुत पतला एवं कोमल होता है। पराग कण की जो है आंतरिक परत, बाह्य परत तो कठोर एवं खुरदरा होता है, लेकिन आंतरिक परत क्या होता है, तो कोमल एवं पतला होता है। आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो आंतरिक परत को अंतःचोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अंतःचोल कहते हैं, यानी जो है इंटाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन। अंतःचोल का मतलब इंटाइन। यह किसका बना होता है, तो यह पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। इसका जो है आंतरिक परत जो होता है ये पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। क्लियर? यह पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, ये आंतरिक परत क्या करते हैं, यही पेक्टिन तथा सेलुलोज के कारण ये जो है कोमल होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और यही आंतरिक परत पराग नलिका का निर्माण करता है। जब यह जो है कसाभ में पहुंच जाता है, ठीक, यानी जो है द्रव्य में पहुंच जाता है वर्तिकाग्र में। अभी हम बताएंगे कि ये कहाँ पहुंचकर ये जो है सब विकास करते हैं। तो वर्तिकाग्र में पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र में जो है रस होता है, रस कसाभी होता है, और उसमें जो है ये जब पहुंचता है परागकण तो ये पूरा फूल जाता है, ठीक। मतलब जो है इसमें जो है क्या होता है, फूल जाता है, ये बिल्कुल जो सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, और यहीं से अंकुरण करने में सहायता प्रदान करता है। कौन? पेक्टिन तथा सेलुलोज से बना हुआ अंतःचोल। कौन? पेक्टिन तथा सेलुलोज से बना हुआ अंतःचोल। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ देता है। प्रश्न क्या पूछेगा, परागकण की बाह्य त्वचा या बाह्य परत किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, परागकण की आंतरिक भाग या फिर आंतरिक परत, परागकण की आंतरिक परत किसका बना होता है, तो पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट लेवल के क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, जान लीजिए आप लोग, ठीक। तो आपको बात समझ में आया, यानी जो है परागकण की आंतरिक भाग जो होता है वो क्या होता है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होता है, पतला होता है, और किसका बना होता है, पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। ये किस में सहायक होता है, तो ये जो है पराग नलिका के अंकुरण में सहायक होता है, पराग नलिका के निर्माण में सहायक, अंकुरण के समय जो है पराग नलिका बनाने में सहायता प्रदान करता है। समझ रहे हैं, ठीक। अब देख लीजिए इसमें जो है ये सभी चीज़ें जो है हम पार्ट को जो दिखाए हैं, जैसे में जो है ये क्या है, रसधानी वैक्यूल्स, ये क्या है, इसमें पराग कण के अंतर्गत, पराग कण के अंतर्गत ये क्या है, रसधानी है,
जो क्या करता है कि केंद्रक कायिक कोशिका को, किसको, केंद्रक कायिक कोशिका को जो है क्या करता है, रसधानी का मतलब समझ रहे हैं ना, रस उसमें भरा होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, रस भरा होता है, तो ये रसधानी होता है। अब ये छोटे छोटे जो हम कण दिखाए हैं, देखिए ये छोटे छोटे पार्ट जो दिखाए हैं, इसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका का मतलब यानी पराग कण की कोशिकाओं की जो है कायिक है, ठीक, यानी कायिक है। पराग कण की जो है क्या है, कायिक है, यानी कोशिका है, ठीक। जालीनुमा जो ये कोशिका होता है बिल्कुल जो है सॉफ्ट होता है इसमें, इसके अंतर्गत बाहरी वाला परत जो है कठोर होता है, लेकिन इसके अंदर जो ये सब सॉफ्ट होते हैं, ठीक। अब इसमें जो है ये देखिए भाग केंद्रक कायिक कोशिका है, यानी न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्या है, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। यही केंद्रक, हम अभी बताएंगे आपको कि ये केंद्रक क्या करता है। अब देखिए यहाँ पर जनन कोशिका है, जनरेटिव सेल, ये जो है क्या है, जनन कोशिका है, ये आपका जनन कोशिका है। ये सारी चीज़ें जो है कब वर्क करते हैं, ऐसे जो है ये पराग कोश में बनते हैं। पराग कोश के अंतर्गत जो ये क्या होते हैं, विकसित होते हैं पराग कोश में। अब जो है आपको हम अभी बताएं कि पराग कोश में जो है उसके बाह्य परत है, फिर अंतः परत है, उसके बाद जो है टेपिटम है, ये सारी चीज़ें जो है उसको भोजन प्रदान करते हैं, सुरक्षा आवरण प्रदान करते हैं। तो इन पराग कण को जो है ये विकसित होता रहता है, पराग कोश में धीरे धीरे विकसित होता है। अब ये काम कहाँ करता है, तो निषेचन की क्रिया में ये सब सारी चीज़ें भाग लेता है। ये सभी चीज़ें जो क्या है, निषेचन पूर्व घटना है, ये निषेचन पूर्व की घटना है। हम आपको बताएंगे, अभी निषेचन आपको बताएंगे, निषेचन पश्च घटना बताएंगे। क्योंकि जो है पहले वीडियो में हम आपको जब शुरू किए थे अध्याय 2, तो उस समय हम बताए थे कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है निषेचन पूर्व की घटना है, ये सब निषेचन से पहले विकसित हो रहा है। पुष्प के साथ जो है क्या हो रहा है, पराग कोश के अंतर्गत परागकण का विकास हो रहा है, और वह आपका जो है जयांग में जो है क्या हो रहा है, वर्तिका के साथ जो है बीजांड का विकास हो रहा है, ओवरी का विकास हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है क्या हो रही है, निषेचन से पहले की घटनाएं शुरू हो रही हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन कैसे होता है, तब उसके बाद कौन सी क्रियाएं होती है। तो ये जो बातें आपको समझ में आ गई, ठीक। ये सारी चीज़ें जो इसमें वर्क कर रहे हैं, क्लियर। अब ये क्या करता है, परागकण, ठीक, परागकण का जो है एक परागण की क्रिया होती है, परागकण का परागण की क्रिया होती है। इस क्रिया में होता क्या है, परागण किसे कहते हैं, आपको थोड़ा सा बता दें 1 मिनट के लिए। परागण देखिएगा, परागण, परागण, ठीक, पोलिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, परागण, ठीक। देखिए परागण क्या होता है, जब परागकण, ये परागकण पराग कोश से निकलकर, कहाँ से, पराग, इस फिगर को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पराग कोश ये है, और यहीं पर जो इसमें परागकण क्या है, उपस्थित है। जब परागकण इसी प्रजाति के, ठीक, जिस प्रजाति का पौधा है उसी प्रजाति का परागकण, ठीक। जैसे मैं मान लीजिए कि ये एक पुष्प है और इसी का जो है परागकण, कोई दूसरा परागकण नहीं, इसी का परागकण। देखिए जनन की क्रियाएं कौन करता है, तो मादा करती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। जैसे जनन की क्रिया क्या करता है, मादा करती है, और मादा जो है अपने बच्चों की पहचान, या फिर जो अपने परिवार की पहचान, या फिर जो है अपने हस्बैंड की पहचान, यदि देखा जाए मेल फीमेल में, तो जो फीमेल होती हैं वो मेल के जो है केयरिंग बहुत ज़्यादा करती हैं कि नहीं करती हैं। यानी जो है जो भी वाइफ है वो हस्बैंड का बहुत ज़्यादा केयरिंग करती हैं, ऐसे जो है कभी जो है निष्क्रिय नहीं होती, ये जान लीजिए। इतनी तो ये क्रियाएं होती हैं। वही चीज़ें सेम पुष्पों में, पौधों में भी वही प्रक्रियाएं हैं। ये पुष्प जो क्या करते हैं, ये जो है आपका जयांग है, ये क्या है आपका पूरा जो है जयांग है, जयांग, ठीक, यानी जो ये मादा भाग है, जयांग क्या है आपका, मादा भाग है। जब वर्तिकाग्र, इसको जो हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक,
वर्तिकाग्र, ये जो है आपका वर्तिका है यहाँ पर, ये भाग वर्तिका, ठीक। ये जो है आपका क्या है, ओवरी है, अंडाशय, ठीक, ओवरी अंडाशय। ये भाग जो है आपका बीजांड, ओव्यूल, बीजांड, ठीक। यहाँ पर से जो है पराग कोश से पराग कण, यानी इसी पौधे का पराग कण जब यहाँ पर आता है वर्तिकाग्र, ठीक, यानी वर्तिकाग्र में आता है। अच्छा, ये कैसे आता है, तो परागण की क्रिया द्वारा आता है। जब पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। अब बताएंगे आगे वाले टॉपिक में कि परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है, पर परागण होता है, ठीक। ये जो है परागण की क्रियाएं होती हैं, ठीक। उसके बाद जो है उसके अंतर्गत जैविक परागण, अजैविक परागण, ठीक, जल परागण, कीट परागण, ठीक, वायु परागण, ये सारी चीज़ें परागण की क्रियाएं हैं। जब हम आपको परागण पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे, लेकिन बस ये समझिए कि जब पराग कोश से कण पराग कण आता है वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र में द्रव्य होता है। यहीं से जैसे भौरे वौरे को आप देखे ना, देखते हैं कुछ जो है पराग कण से जो है शहद को जो है क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ होंगे, तितलियाँ होंगे, ये कीट पतंगे क्या होते हैं, देखते हैं पुष्पों पर जो है मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी जो उससे जो रस का जो है श्रावण करते रहते हैं। तो उसी तरह इस वर्तिकाग्र में भी रस भरा होता है। क्या भरा होता है, कशाविक रस भरा होता है। अब ये जब पराग कण इसमें आता है वर्तिकाग्र में, ठीक, ये वर्तिकाग्र में पहुँच गया, ठीक। कीट पतंगों के ही द्वारा पहुँचता है, वायु के द्वारा पहुँचता है, जल के द्वारा, बताएंगे किस तरह से पहुँचेगा आगे वाले टॉपिक में। लेकिन जानिए यहाँ पर जब ये आता है पराग कण, ठीक, तो इसमें जो है रस भरा होता है। इस रस से जो है अवशोषित कर कर पराग कण फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है, यानी अंकुरित होने लगता है। धीरे 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 जो है क्या होता है, ये अंकुरित होता है और अंकुरित होकर पराग नलिका बनाता है। क्या बनाता है, पराग नलिका बनाता है। यह जो है इसमें से अंकुरित होता है और अंकुरित होकर ये पराग नलिका बनाता है। पराग नलिका इसका कहाँ आता है, तो ये पराग नलिका आता है आपका ओवरी के पास, यानी इस ओवरी में बीजांड में आ जाता है, ओव्यूल में आ जाता है, ठीक। अच्छा, ये पराग नलिका तो बन जाता है। देखिए यहाँ पर अब संरचना पराग नलिका की जो है ये संरचना है। ये पराग कण है और पराग कण का जो है विकास होकर ये पराग नलिका बना है। ये क्या बना है, पराग नलिका। इसमें से जो ये केंद्रक काय कोशिका होता है, इसका समसूत्रीय विभाजन हो जाता है और समसूत्रीय विभाजन के बाद जो है ये क्या बनाता है, दो केंद्रक बना देता है। दो केंद्रक बनाकर, यानी दो केंद्रक बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। यानी इसको जो है मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे, नर युग्मक, यानी मेल गैमेट्स। तो इसमें से जो ये कोशिकाएं जो होती हैं ये दो भागों में विभाजित होकर, समसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर पराग नलिका के माध्यम से, पराग नलिका द्वारा होते हुए ये दोनों केंद्रक आता है और यहाँ से वर्तिकाग्र से, देखिए यहाँ से आता है ये, और आकर ये क्या करता है, यहाँ पर बीजांड से मिलता है। अब बीजांड के अंदर बीजांड की संरचना कैसी है, इसको और फैक्टर कर कर बताएंगे पूरा विस्तार से। लेकिन जानिए बीजांड के अंदर जो है प्राथमिक यहाँ पर एक कोशिका होती है जो जनन कोशिका होती है। इसकी एक कोशिका जो है, इसका जो है एक गैमेट यानी नर युग्मक जो है, एक नर युग्मक आकर इसकी जो है प्राथमिक जनन कोशिका से मिल जाता है और इस बीजांड के केंद्रक में एक आकर जो है परागकण मिल जाता है। एक इसका जो है परागकण आकर किससे मिलता है, इसके जो है अंदर केंद्रक से मिलता है और एक जो है जनन कोशिका से मिलता है और इस तरह से इसकी जो है प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। समझ रहे हैं, यहीं पर लाकर जो ये परागकण क्या करता है, मेल गैमेट को छोड़ देता है। एक मेल गैमेट जो है इसके प्राथमिक कोशिका से क्रिया करता है और एक जो है केंद्रक कोशिका से क्रिया करता है। इस तरह से हम बताएंगे आपको, जब प्राथमिक
केंद्र कोशिका से जब प्राथमिक अंडाणु से जब क्रिया करता है, निषेचन करता है, ठीक, या मिलता है, तो उसे हम प्राथमिक निषेचन बोलते हैं, प्राथमिक जो है जनन की क्रिया कहते हैं। या फिर जब केंद्रक से मिलता है तो उसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक, ये हम बताएंगे कि द्विनिषेचन क्या होता है, या फिर ट्रिपलाइड क्या होता है, त्रिसंलयन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। तो हमको तो नहीं लग रहा है कोई डाउट होगा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, जैसे जो है क्या है भाई, लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं, ये बता चुके हैं। ठीक, अब जो है जानिए इसकी संरचना कैसी होती है। तो ये जो है इसकी संरचना गोल होती है, यानी परागकण को जो है सबसे पहले आपके टॉपिक में क्या रहेगा, तो परागकण जो है क्या है, नर युग्मकोद्मी का प्राथमिक कोशिका है, और ये जो है इसकी दो परतों द्वारा ये जो घिरा होता है। परागकण कितने परतों द्वारा, दो परतों द्वारा घिरा होता है। एक होता है बाह्य परत, एक होता है आंतरिक परत। बाह्य परत जो है कठोर एवं खुरदरा होता है, जिसको जो हम क्या बोलते हैं, एक्सिन बोलते हैं, यानी बाह्य चोल बोलते हैं। यह जो है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जो प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है। वो जो है अम्ल क्षार एवं जो है ताप से विघटित नहीं होता है, बहुत काफ़ी जो है सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर। और जो है देखिए इसमें जो है अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। बाह्यचोल में ही अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों से जो क्या होता है, जिन्हें जो हम जनन छिद्र कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं, और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, इन्हीं छिद्रों द्वारा जो अंकुरण का काम होता है, यानी जो है परागनलिका का विकास होता है। अब आंतरिक भाग को इसको हम क्या कहते हैं, तो अंतःचोल कहते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और ये जो है इस पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टिन तथा सेलुलोज का। अब ये सारी क्रियाएं जो है इसके जो है केंद्रक कायिक कोशिका जो है दो भागों में विभाजित होता है, और जो है क्या बनाता है, नर युग्मक बनाता है, और पराग नलिका के द्वारा जो है कहाँ पहुँच जाता है, तो बीजांड के अंतर्गत पहुँच जाता है। ठीक, एक जो है नर युग्मक इसका जो है क्या होता है, इसके प्रारंभिक कोशिका से यानी जनन कोशिका से क्रिया करता है, और दूसरा जो है केंद्रक कोशिका से क्रिया करता है। ठीक, तो इस तरह से जो इसकी संरचना होती है। ठीक, लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बारे में जो है कुछ हम नोट लिखवा देते हैं। वैसे तो आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिए, अपने से भी नोट लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, जैसे जो है आप पहला टॉपिक लिखेंगे इसका, परागकण नर युग्मकोद्मी की प्रथम कोशिका होता है। आप इसको जो अपने से लिख सकते हैं अपने भाषा में। ठीक, लेकिन हम लिखवा दिए, इसे लिख लीजिए, या फिर जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए आप। जैसे देख लीजिए, परागकण नर युग्मकोद्मी की प्रथम कोशिका होता है। ठीक, ये परागकण क्या है, जनन कोशिका की जो है, या फिर नर युग्मकोद्मी का या मेल गैमेट की जो है प्रथम कोशिका होता है। परागकण नहीं रहेगा तो मेल गैमेट नहीं बनेगा, मेल गैमेट नहीं बनेगा तो जो है जनन की क्रिया नहीं होगी, और जब जनन की क्रिया यानी फर्टिलाइज नहीं होगा तो नए पौधे का विकास नहीं होगा। तो जनन की मुख्य या प्रथम कोशिका कौन है, परागकण। ठीक, क्लियर। दूसरा देख लीजिए टॉपिक, परागकण की आकृति गोल, अंडाकार एवं बहुफलीय होता है। क्या होता है, बहुफलीय होता है। ये जो है क्या है, गोल, अंडाकार एवं बहुफलीय होता है। अलग अलग जो है पौधों में अलग अलग जो है क्या है, परागकण के साइज है। अब यहाँ पर तो ऐसे हम बना दिए हैं। ठीक, तो गोल भी होता है, अंडाकार भी होता है, बहुफलीय होता है। क्लियर। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे क्या है, तो परागकण मुख्यतः दो आवरणों द्वारा सुरक्षित रहता है। बताइए आपको जो है क्या है, ये जो है एक बाह्य परत है और एक जो है आंतरिक परत है। बाह्य परत को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बाह्यचोल बोलते हैं, और आंतरिक परत को अंतःचोल बोलते हैं। क्लियर। देख लीजिए, बाह्य आवरण मुख्यतः कठोर एवं खुरदुरा होता है, इसे बाह्यचोल कहते हैं। यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो जल्दी नष्ट नहीं होता है। ठीक, क्लियर। अब देख लीजिए, परागकण के बाह्यचोल में अनेक जनन छिद्र पाए जाते हैं। परागकण के बाह्यचोल में क्या है, अनेक जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर। जनन छिद्रों के द्वारा परागनलिका बाहर निकलती है। अब इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा जो है क्या होती है, परागनलिका बाहर निकलती है। परागनलिका क्या होती है, बाहर निकलती है। ये परागनलिका है।
ठीक। ये जो है पराग नलिका है, ये आपका पराग नलिका है। इसमें जो ये कोशिकाएं जो विभाजित होकर दो जो है गैमेट बनाती हैं, ठीक। दो भागों में समसूत्रीय विभाजित होता है, ये गैमेट बनता है और यही जो है आकर यहाँ पर बीजांड में फर्टिलाइज करता है। उसके बाद देख लीजिए अगला टॉपिक, बाह्य चोल के ठीक नीचे वाले परत को अंतःचोल कहते हैं, जो पतला एवं कोमल होता है। इसके जो है बाह्य परत के आंतरिक भाग को अंतःचोल कहते हैं। ये पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है, ठीक। यह कोमल एवं सॉफ्ट होता है। क्या होता है? पतला एवं कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। अंकुरण के समय अंतःचोल पराग नलिका बनाती है। अंकुरण के समय जब यह जो है क्या होता है, पराग कण यहाँ वर्तिकाग्र पहुँचता है तो यहाँ से जो कोशाद्रव्य यानी द्रव अवशोषित कर अंकुरित होता है और यह अंकुरित होकर क्या बनाता है, पराग नलिका बनाता है। और पराग नलिका के द्वारा ये जो क्या होता है, नर युग्मक यानी मेल गैमेट इसमें आ जाते हैं, ठीक। यही बस है। क्लियर? कोई डाउट है आप लोगों को? वैसे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितना इसमें हम बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीपली है, ये भी समझ लीजिए। यहाँ से आप इसको पढ़ लें एक बार तो कोई कहीं से क्वेश्चन पूछे आप जो एकदम बिल्कुल जवाब देंगे, ठीक। इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ये प्रॉमिस है हमारा, ये समझ लीजिए। क्लियर? ठीक है। इसके जो है देख लीजिए यहाँ पर एक टॉपिक और है, इसके जो है केंद्रक कोशिका जो है क्या होता है, समसूत्रीय विभाजित होकर दो क्या बनाता है, नर युग्मक बनाता है। दो नर युग्मक समसूत्रीय विभाजित होगा यानी दो भागों में विभाजित होगा, ये जो है क्या बनाएगा, मेल गैमेट यानी नर युग्मक बनाएगा। क्लियर? तो ये रहा जो है आपका आज लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, ठीक। तो इतने जो है आज के टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।